हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का लेक्चर 2। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 6 फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट 2 जो फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये पूरा डिस्कस किया हुआ था। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, संविधान के भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ था, लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 31 में था, उसको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखा गया है अंडर आर्टिकल 300A, संपत्ति का अधिकार। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स थे। तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 टू 28 में है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो देखिए, आर्टिकल 23 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्ड लेबर एंड बेगिंग। देखिए, मानव तस्करी, मतलब ये कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह के मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाएगी। मानव तस्करी का मतलब क्या है कि मानवों को एक जगह से दूसरे जगह पे किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए ले जाया जाना, जैसे फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी के लिए, जैसे सेक्स रैकेट चलाने के लिए। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, या भीख मंगवाने के लिए, तो इन सब चीज़ों पर सरकार रोक लगाएगी। ये अंडर फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। मतलब क्या है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकता, आपसे कोई ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकता, या आपको कोई मानव तस्करी में नहीं ढकेल सकता है। कोई अगर ऐसा करता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, और आप इसके खिलाफ सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे जबरन आप श्रम नहीं करवा सकते, जबरन श्रम का निषेध है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगिंग और इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर आर बैंड, आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो वो श्रम, जबरन श्रम जो है, निषिद्ध है। इसके बाद इसके लिए सरकार व्यवस्था करती है कानून की कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। तो अगर कोई ऐसा इस चीज़ में संलिप्त है तो उसको सरकार दंड देने के लिए प्रावधान करती है, पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत दंड देती है। इसके बाद है कि ये सरकार को इस चीज़ के लिए नहीं रोकता, किस चीज़ के लिए, कि कंपलसरी सर्विसेज अगर करवाना है किसी भी चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको आप कहेंगे कि नहीं ये हमारा फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आ जाएगा। तो फोर्स्ड लेबर नहीं है, अगर कंपलसरी सर्विस है, देश सेवा है, युद्ध की स्थिति है, आपको आपकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती है, आपको अचानक बुला लिया जाता है, तो वो कंपलसरी सर्विसेज के अंतर्गत आ जाता है। उस समय फिर वो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही है कि द आर्टिकल डज नॉट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर public services, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on ground of religion, race, caste or class or any of them। मतलब क्या है कि जो ये कंपलसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि धर्म के आधार पे आप भेदभाव कर रहे हैं, या नस्ल के आधार पे या जाति के आधार पे आप भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि सरकार ने 2007 में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक स्कीम था, जिसमें कि खास करके जो महिलाएं हैं उनको, उनकी ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है, तो वो एक स्कीम बनाया 2007 में, उज्ज्वला स्कीम, जो सेक्सुअल कॉज के लिए महिलाओं की तस्करी, विमेन की तस्करी की जाती थी, वैसे उन लोगों को छुड़ाना, उनको फिर से रिहैबिलिटेट या फिर से री इंटीग्रेट करना सोसाइटी के अंतर्गत, क्योंकि एक सोसाइटी में इस तरह से उनको फिर से एसिमुलेट भी नहीं होने दिया जाता है। तो उसको, उसी चीज़ को डेवलप करने के लिए कि जिनको एक तो बचाया जाए इस चीज़ से,
ट्रैफिकिंग से बचाया जाए, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और फिर उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट किया जाए। तो इसलिए उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक उज्ज्वला स्कीम गैस योजना के लिए है, पीएम उज्ज्वला योजना वो अलग है, ये अलग है, ये इस कॉज के लिए आर्टिकल 23 के अंतर्गत है। आर्टिकल 24 ये है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध। अब बाल श्रम क्या है, तो यही बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के अगर कोई अगर बच्चा है तो उससे आप किसी भी तरह का उसको आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं ला सकते, उससे आप किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर या कोई भी आप लेबर वाला काम नहीं करवा सकते हैं। तो 14 साल से कम आयु के व्यक्ति को या बच्चे को आप किसी भी तरह के श्रम में, किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में नहीं ला सकते हैं। 14 से 18 साल को आप ला सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह के हैजार्डस एक्टिविटीज़ में, जैसे पटाखे बनाने वाली कंपनी है या माइंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है काम करना, तो इन सब में आप उनको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो 14 से 18 जो है, पहले हालांकि बहुत सारे हैजार्डस एक्टिविटीज़ के लिए लॉ थे, अलग अलग 83 टाइप्स ऑफ हैजार्डस एक्टिविटीज़ था, जो 2016 में नया कानून लाया गया, उसके अंतर्गत उसको कम करके 3 कर दिया गया है। पहले ये था कि आप 18 साल से कम को भी कर सकते थे हैजार्डस एक्टिविटीज़ में, लेकिन 14 साल से कम को नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें 14 से 18 साल को भी पूरी तरह से, मतलब 18 साल से अगर कम है तो हैजार्डस एक्टिविटीज़ में नहीं लाना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि अगर बच्चा 14 साल से छोटा है तो फिर उसको भी उससे भी काम लिया जा सकता है, लेकिन पर्पस क्या होगा कि फैमिली एक्टिविटीज़ में हाथ बटाए। जैसे खेत में काम होता है, तो खेत में अगर काम है तो जैसे कटाई वगैरह के समय में अगर बच्चा अपने स्टडी आवर के अलावा अगर अपने परिवार का हेल्प करता है तो उसको बाल श्रम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। या पढ़ाई के टाइम पे अगर फैमिली का कोई छोटा मोटा बिजनेस है उसमें हाथ बटा देता है तो उसको बाल श्रम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, 14 साल से कम की आयु का भी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करा है कि जो बचपन बचाओ आंदोलन है वो कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल का एक तरह से समर्थन करता है, बाल श्रम को रोकने का प्रयास करता है। तो बचपन बचाओ आंदोलन, ये कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पुरस्कार भी शांति के लिए दिया गया है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए आर्टिकल 25 ये कहता है, 25 से 28 तक है ये पूरा। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसियंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपैगेशन ऑफ रिलीजन। अब इसका मतलब समझते हैं कि देखिए अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनने की स्वतंत्रता है। कहते हैं ना कि अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए और फिर काम कीजिए, तो वो जो चीज़ है ये आपको गारंटी देता है आर्टिकल 25। इसके बाद आप, जैसे भारत में करीब 7 बड़े धर्म हैं, तो आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना व्यवसाय बना सकते हैं। जैसे होते हैं ना कि कोई मौलाना होते हैं, कोई पंडित होते हैं या कोई पादरी होते हैं, तो ये अलग अलग धर्म में जो प्रोफेशन की बात है वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद और प्रोपैगेशन, जैसे आप देखते होंगे कि धार्मिक रैली या कभी इज्तिमा लगता है मोहम्मडन्स का, या कभी कोई विशाल कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है हिंदू धर्म में, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको आर्टिकल 25 के अंतर्गत इसकी गारंटी मिली हुई है। हालांकि एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि स्टेट, इंडिया के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, मतलब भारत जो एज अ स्टेट, या मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्य का मतलब सरकार से होता है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो सकती है या राज्य की सरकार हो सकती है। तो किसी भी सरकार का भारत में कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म सरकार के लिए एक समान हैं, तथा सभी धर्म का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एवरी रिलीजन, ये ड्यूटी है सरकार की, ठीक है। सरकार को ऐसा करना होगा और यही व्यवस्था भारत को सेकुलर बनाती है। तो पहले जो प्रियम्बल में सेकुलर शब्द नहीं था तो भी भारत का कानून, संविधान सेकुलर था, तो यही आर्टिकल उस सेकुलरिज्म की परिभाषा बताती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अब देखिए ऐसा है
कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी वर्ग का अधिकार क्या क्या होगा, हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोगों का, कि वो धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना या रख रखाव कर सकते हैं। मतलब इसका समझिए कि जैसे ट्रस्ट बनता है, तो जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है या तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, तो ये एक तरह से ऐसा है कि एक आप चैरिटेबल पर्पस के लिए बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत कि आप धार्मिक मामलों के लिए बना रहे हैं। इसके बाद हर धर्म को अपने मैटर, जैसे होता है ना कि शंकराचार्य लोग कुछ या मौलाना लोग कुछ फतवा जारी करते हैं, शंकराचार्य कोई थेसिस देते हैं, तो ये अपने धर्म की बात करने का अधिकार है ना। तो ये यही आर्टिकल 26 में है कि अपने धर्म से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो आप काम अच्छे से कर सकते हैं, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके बाद है कि टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अभी एक डिबेट चल रहा था कि जो जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उसका जो सोना है उसको जो है अपने कस्टडी में लिया जाए, सरकार अपने कस्टडी में ले। तो इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनको संपत्ति रखने का अधिकार है। इसीलिए देखते होंगे कि हर जब ओपन किया गया, जब डेटा कलेक्ट किया गया, तो बहुत सारे अलग अलग मंदिर का अलग अलग लाख टन करोड़ टन इस तरह से सोना निकल के आ रहा है। तो ये वही चीज़ है कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारे ज़मीन होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है या सिया वक्फ, तो उनके पास ज़मीन होता है, तो ये एक तरह से धार्मिक मसलों के लिए वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। इसके बाद टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और कानून के अनुसार, मतलब एक तरह से कानून जो उनको अनुमति देता है, लॉ जो उनको अनुमति देता है, उसी आधार में उसी कानून के अंतर्गत रह के वो उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, जैसे ट्रस्ट वगैरह एडमिनिस्टर करती हैं। ये था आर्टिकल 26। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। मतलब क्या है कि किसी धर्म के लिए आप कोई टैक्स दें या ना दें, ये आपकी स्वतंत्रता के ऊपर है, स्टेट इसके लिए बाध्य नहीं करेगा, राइट। अब ये चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब जो कि विशेष धर्म या धार्मिक प्रचार से संबंधित हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा अगर हो कहीं पे लिखा हुआ कि क्या धार्मिक मसलों के लिए सरकार टैक्स लगा सकती है, तो जी नहीं, धार्मिक मसलों के लिए सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो जाएगा। हालांकि आप एक चीज़ देखते होंगे कि रिलीजियस जो संस्थाएं होती हैं, जो ट्रस्ट होती हैं, वो दान पेटी या दान पे काम करती है, तो वो कर के रूप में नहीं माना जाता है, या उसमें अगर आप दान करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इनकम टैक्स में आपको कोई रिबेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों अलग अलग है, धर्म का मसला अलग है और सरकार का मसला अलग है। आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इस चीज़ को समझिए कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता, मतलब क्या है, आप अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को, आप किसी भी तरह के रिलीजियस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी भी तरह के रिलीजियस फेस्टिवल को मना भी सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो स्टेट द्वारा फंडेड ना हो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा फंडेड है, सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त है, तो सरकार के नियम कानून के अनुसार ही होगा। आप अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कह के कि हम ऐसा करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, वो सरकार के नियम के अनुसार ही होगा। तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर वो सरकार के ही कोष से, सरकार के ही खजाने से पूरी तरह से संचालित है, तो फिर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड कर सकता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि फुली स्टेट फंडेड हो तो, ठीक है, और विद इन लिमिट्स हम कर सकते हैं। मतलब जैसे देखते होंगे आप, सरस्वती पूजा वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल वगैरह में, स्कूल विद्यालय या कॉलेजेस में, तो वो बिल्कुल आर्टिकल 28 के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए, एक बहुत बड़ी चिंता थी जब बंटवारा भारत और पाकिस्तान का हुआ था, तो दोनों ही तरफ एक चिंता थी। उसके लिए हालांकि एक नेहरू लियाकत पैक्ट भी होता है
तो नेहरू लियाकत पैक्ट में ये डिसाइड किया गया कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनका संरक्षण वहाँ की सरकार करेगी, और यहाँ का जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका संरक्षण यहाँ की सरकार करेगी। वहाँ तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा है कि माइनॉरिटीज़ आर इक्वली प्रोटेक्टेड। देयर इज़ कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं ज़रूर, बट कानून के अंतर्गत इक्वली प्रोटेक्टेड है। तो वो संविधान के द्वारा भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कैसे? तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर और ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अगर ऐसा लगता है कि हमारी संख्या बल कम है, हम अलग हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी लिपि अलग है, तो ऐसे में उनको संरक्षण करने का, संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 29। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, या केवल धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य निधियों से सहायता प्राप्त करना। तो ये चीज़ें हैं कि आप स्टेट फंड के द्वारा, मतलब ये कि वो कम अल्पसंख्यक है तो उसको हम डिनाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यही लिखा हुआ है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी को भी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के आधार पे नहीं बांट सकते। तो रिलीजन के आधार पे आप आरक्षण नहीं दे पाएंगे। कौन सा आपको आर्टिकल रोकता है ऐसा करने से? आर्टिकल 29, राइट, आर्टिकल 29। नहीं तो वोट के लिए क्या होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन जो ज़्यादा है उसको आरक्षित कर दीजिए, फिर क्या होगा? फिर तो आप हमेशा जीतते चले जाएंगे। तो इसलिए ये आपको आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये प्रोहिबिशन, ये सरकार के ऊपर एक तरह से लगाम है। आर्टिकल 30, अब देखिए, संरक्षण की बात तो कर ली कि आप अपने लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण का सबसे बड़ा जरिया होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी अपने लिए ओपन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट खुद से कर सकते हैं। ये उनको आर्टिकल 30 के अंतर्गत पूरा सुनिश्चित किया गया है, एंश्योर किया गया है। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि मदरसा होता है या क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं या गुरुद्वारा की तरफ से कोई स्कूल चलाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग धर्मों का आप देखते हैं कि धर्म के आधार पे भी होता है। तो ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को वो, लेकिन अल्पसंख्यक होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ होने चाहिए, उनको ये अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 3 मौलिक अधिकार था वो मैंने डिस्कस किया। जो पहला था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो दूसरा था आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और तीसरा था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता या अधिकार। तो इसके मतलब, इसका ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। और जो बाकी एक और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32, वो पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।